तो यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को और तेज करने जा रही है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन यानी ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कराने का फैसला लिया है। 5 सितंबर से प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में इसका आयोजन होगा और इन ब्राह्मण सम्मेलनों का प्रभारी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराने वाले कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक को बनाया गया है। इसी राजनीतिक संकेत से बीजेपी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इसके साथ ही इन सम्मेलनों में बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरों के अलावा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत प्रदेश और केंद्र में यूपी के सभी मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अभियान के प्रभारी सुब्रत पाठक ने बताया है कि पार्टी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबुद्ध जन जैसे कि प्रोफेसर, इंजीनियर, सीए ऐसे लोग इस सम्मेलन में शामिल होंगे और 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में और 6 सितंबर से 20 सितंबर के बीच प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में ये सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ब्राह्मण सम्मेलनों के सहारे बीजेपी खुद पर लग रहे ब्राह्मण विरोध के दाग धो पाएगी? वहीं सवाल यह भी कि क्या वाकई में बीजेपी ने ब्राह्मणों को टारगेट किया और क्या हर घर में नेता रखने वाला ब्राह्मण समाज किसी एक पार्टी की ओर लामबंद हो पाएगा? तो राष्ट्र धर्म में सपा भाजपा प्रवक्ताओं के साथ कुछ ऐसे ही धारदार सवालों के साथ करेंगे आज की डिबेट। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता संजीव त्रिवेदी और बीजेपी के नेता देवेंद्र प्रमुख जी लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संजीव और देवेंद्र जी आप दोनों का एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, अभी तक ये कहा जा रहा था कि हम जातिवादी राजनीति में नहीं पड़ते, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग नाम भले ही आपने दिया है, लेकिन जिस तरीके से आपने सुब्रत पाठक को इसकी कमान सौंपी है और उन्होंने जो इस तरीके से जॉइंट किलिंग का काम किया, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को वहां पर चुनाव हराया, आपने इरादे तो पहले ही जाहिर कर दिए हैं कि आप एक वर्ग विशेष और जाति विशेष जिसको कि ब्राह्मण जाति कहा जा रहा है उसको रिझाने के लिए आपने भी कवायद शुरू कर दी। देखिए पांडे जी, मैं कहूंगा कि हम अब भी उसी अपने स्टैंड पर खड़े हुए हैं और उसी पर बात कर रहे हैं कि व्यक्ति विशेष या ब्राह्मण जाति का नहीं लिया, प्रबुद्ध लोगों का नाम लिया है। और जिस तरह से आपने देखा है कि पीछे समाजवादी पार्टी ने कई बार नाम लिया है या बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से सम्मेलन कर एक समाज पर निशाना साधा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उसका जवाब देना भी पड़ता है। जिस तरह प्रयास किया जा रहा है कि ब्राह्मणों पर डोले डाले जाएं और प्रबुद्ध वर्ग जो बार बार नाम ले रहे हैं उसमें कई वर्ग जो है बुद्धिजीवी से लेकर और जो अपने आप में सर्वोपरि समाज में भी कहा जा सकता है। और एक मिसाल के तौर पर भी आप देख सकते हैं कि अग्रिम जो चीज होती है ब्राह्मण समाज से निकल कर आती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, संशय वाली बात नहीं है। शिक्षित भी है और समझदार भी है और डिसीजन करना जानता भी है। तो सम्मान की बात जब तक करते हैं, सम्मान किसको कितना मिलना है, 4.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल तोल कर किया, सबको दिया। और आज भी जाति व्यक्ति विशेष से अलग हटकर प्रबुद्ध वर्ग के लिए सम्मान की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है और सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है। और एक बुद्धिजीवी वर्ग जो चुनावी अब आप बात कर रहे हैं कि ज्यादा समय भी नहीं रह रहा, जिसकी हमें समर्थन मिलता रहा है और जिसका हमें समर्थन मिलना भी तय है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है कि जो जिसका अधिकार वो मिलता है। ब्राह्मण पूजनीय है इस देश में और सर्वोपरि कोई पूजा हो, अच्छा काम हो, सब चाहते हैं कि ब्राह्मण उसमें अग्रिम भूमिका निभाए और भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है, कोई नया नहीं कर रही है। वही कर रही है, नया नहीं कर रही है। लेकिन आपकी पार्टी पर तो ब्राह्मण विरोध के आरोप लगते हैं। तमाम पार्टियां कहती हैं कि जब से आपकी सरकार आई ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ गए। सर, आरोप लगाना अलग बात है और आरोप लगना अलग बात है और आरोप अलग बात है। मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, जब से हमारी पार्टी आई है
जी हमने कह ही दिया पूजनीय है। हम तो ये कहते हैं कि जो पंक्ति का चौथा व्यक्ति सबसे निम्न स्तर का खड़ा है अंत्योदय का, उसका भी हमने सम्मान किया है, उसकी भी हमने सुरक्षा और रक्षा की है। और ब्राह्मण तो स्वयं अग्रिम है, मैं तो फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ, वो तो स्वयं पार्टी के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं और उनको पता है क्या करना है। उन्हें समझाने का या डोरे डालने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी शानदार पहुंच रखते हैं, पकड़ रखते हैं, पूरा देश जानता है। अब ब्राह्मणों का नाम लेकर राजनीति करनी ये सपा बसपा का काम हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। ये तो रीढ़ है भारतीय जनता पार्टी की, ब्राह्मण कहने की कोई बात नहीं। तो आप साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि आप ब्राह्मणों को रिझाने के लिए या उनसे संपर्क करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपका यह मतलब माना जाए? अलग है, प्रयास करना अलग है, सम्मान अलग है। मैं कहता हूँ ब्राह्मण पूजनीय है, सर्वोपरि है और हम शुभकामनाएं उनकी जो है भूमिका चाहते हैं, ये हमारी भी सोच है। लेकिन रिझाया ब्राह्मण को जाता है, ये सिर्फ सोच हो सकती है, आसान काम नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि ब्राह्मण को बहकाया जाए, रिझाया जाए, सपना दिखाया जाए तो संभव नहीं है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ इस बात को। ब्राह्मण समझदार है, डिसीजन करना जानता है, दिशा बनानी जानता है, देशभक्त है, देश के लिए ये भी अनुभव कर सकता है कि कौन सी चीज कहाँ ठीक चल रही है, कौन सी गलत चल रही है। ज्यादा ऐसा सिस्टम है नहीं कि ब्राह्मण को ज्यादा आप प्रयास करेंगे या समझाने का प्रयास करेंगे, सिखाने का नहीं, ये कहीं से कहीं तक लागू नहीं होगा इसमें। मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ पवन जी। ठीक है, संजीव त्रिवेदी जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही थी। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं उनकी मुझे आवाज नहीं आ रही थी, वो क्या कह रहे थे। आपकी आवाज मुझे आ रही है। ठीक है, वो ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की तरह हम किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करते और हम पर जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश नहीं कर रहे, उनका सम्मान करने की बात कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो बात अभी कही है, पहली बात ब्राह्मणों को या ब्राह्मणों को रिझाने के लिए या ब्राह्मणों के सम्मान के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक किया इन्होंने, कम से कम ये बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भारतीय ब्राह्मणों का जो रुझान था, अब भारतीय जनता पार्टी का कोई रुझान नहीं ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण अपना रास्ता स्वयं देख ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने दल के ब्राह्मण नेताओं का सम्मान नहीं किया तो आम ब्राह्मण जनता का, आम ब्राह्मण कार्यकर्ता का क्या सम्मान ही करेंगे। आप इनकी पार्टी में देख लीजिए, जितने ब्राह्मण नेता थे आज हाशिए पे। किसी भी ब्राह्मण नेता को आप देखिए, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, कोई ऐसा नेता नहीं है जो आपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ में आज भारतीय जनता पार्टी में अपनी राजनीति करता है। इसलिए इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ये कोई ब्राह्मणों के लिए कार्यक्रम नहीं करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कम से कम ब्राह्मण इस मुगालते में अब नहीं रहेगा। कुछ वैसे भी तो ब्राह्मण से रुष्ट है पूरा प्रदेश का, और आने वाले समय में आप मान के चलिए कि ब्राह्मण के साथ अब नहीं है। इसीलिए इनको ये बात स्पष्ट करनी पड़ रही है कि अब ब्राह्मणों के लिए इनके दल में या इनके मन में कोई स्थान नहीं बचा। तो संजीव त्रिवेदी जी, आमतौर पर आता हूं देवेंद्र जी आपके पास। संजीव जी, आमतौर पर सुन नहीं पाए मेरे, आप बताइए पांडे जी, उनको क्लियर करिए। मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जैसा उन्होंने जवाब दिया। ठीक है देवेंद्र जी, आता हूं मैं आपके पास। कुछ कंफ्यूजन हुई है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, तो उसको लेकर क्लियर हो जाएगी वो भी। संजीव जी, आमतौर पर राजनीति में किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है वो इस बात से आमतौर पर प्रकट हो पाता है कि आपने उस समाज के कितने मंत्री बना दिए। उत्तर प्रदेश में करीब 60 मंत्री बनाने का रिवाज है, इतनी सीमा है। कितने प्रतिशत आपने ब्राह्मणों को मंत्री पद दे दिया था? नहीं, हमने मंत्री पद दिया, ये विषय नहीं है। विषय आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के लिए क्या कर रही है। जब 2012 से लेकर 2017 तक जो हमारी सरकार थी, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के पूरे तरीके से सुरक्षित, सम्मानित था। समाजवादी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान किया है और ब्राह्मणों के सम्मान के लिए भगवान परशुराम के जो उनकी जयंती पर छुट्टी होती थी, वो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने आरंभ की। और दुर्भाग्य से इनकी सरकार जैसे आती है वैसे सबसे पहले भगवान परशुराम के नाम की जो छुट्टी थी वो समाप्त कर दी गई। तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि जब ये मार्च में आते हैं सत्ता में, और जून से लेकर जून 2017 से लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही है।
अगर ये कहेंगे तो मैं इनको आंकड़ा भी दे दूंगा कि किस महीने किस जनपद में किस तारीख को कितनी हत्याएं हुई। शायद इनको याद नहीं होगा क्योंकि ब्राह्मण इनके सिलेबस में अब नहीं है, तो इसलिए ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही तो इनके लिए विषय नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण आज अपने आप को अपमानित, असहज महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भान भी हो गया है, इसलिए गाहे बगाए चाहे नाम बदल कर चाहे किसी और तरीके से ये ब्राह्मणों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खुले मन से नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने खुले मन से कहा है कि एक एक ब्राह्मण का सम्मान उत्तर प्रदेश में होगा, वैसा ये नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि इनके साथ कुछ ब्राह्मण विरोध का जो की छवि है उसके कारण शायद ये ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने में असहज हो रहे हैं। ठीक है संजीव त्रिवेदी जी, आप शायद आपके पास बताने लायक था नहीं, आप बता नहीं पा रहे थे, या आपको जानकारी ना हो या फिर आपको शर्मिंदगी लग रही हो ये बताने में कि कितने प्रतिशत ब्राह्मणों को आपने मंत्री बनाया था। मैं आपको बता दूं करीब 8 मंत्री इन्होंने बना रखे हैं अपने यहाँ कैबिनेट में और आपने करीब 12% ब्राह्मणों को मंत्री बना रखा था। लेकिन जिस समीकरण का आपके ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा है MY फैक्टर, मुस्लिम लोगों को आपने 22% आपने मुस्लिम समाज से मंत्री बना रखे थे। सर ये आपका ब्राह्मण प्रेम था जिस समय आप सत्ता में थे। संजीव जी, मुस्लिम से कहा आपने, ये देखिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं या मुस्लिम की बात कर रहे हैं? मैंने आप ब्राह्मण को मुस्लिम से कैसे, नहीं तुलना मुस्लिम से क्यों की? आपने दूसरे से करना चाहिए था आपको। नहीं मैंने तुलना इसलिए की क्योंकि आपकी पार्टी को आमतौर पर ये कहा जाता है कि MY फैक्टर मुस्लिम यादव समीकरण के साथ वो चुनाव में आती है। खैर संजीव त्रिवेदी जी, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि आजकल समाजवादी पार्टी मुस्लिम नाम से बड़ा चिढ़ जाती है। अखिलेश जी अब्बाजान सबसे चिढ़ जाते हैं, संजीव त्रिवेदी जी अगर मुस्लिम शब्द का जिक्र कर दिया जाए तो चिढ़ जाते हैं। ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आ रहा है? बता रहा हूँ ना, मुस्लिम शब्द से नहीं चिढ़ रहे हैं, मैं कर रहा हूँ आप तुलना ब्राह्मणों की मुसलमान से क्यों कर रहे हैं, मुस्लिम से समाज से क्यों कर रहे हैं? आपका आज का मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो सम्मेलन करने जा रही है वो क्यों करने जा रही है, आपका मुद्दा ये है। और लेकिन आपने उसको बहुत शातिराना तरीके से उसको आप डाइवर्ट करने जा रहे हैं। मैंने शातिराना तरीके से कर दिया। आपका ये आरोप भी संजीव त्रिवेदी जी सिर माथे हमारे। अब आप ये बता दीजिए, अगर आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, आपने भगवान परशुराम जी का जिक्र किया। संजीव जी सुन लीजिए, आपने भगवान परशुराम जी का जिक्र किया। भगवान परशुराम की जहां जन्मस्थली है परशुरामपुरी, वहां से आपकी पार्टी ने अभी तक एक भी ब्राह्मण व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। सर आप अपनी जानकारी करा दीजिएगा पार्टी में। ठीक बात, देखिए टिकट किसको देना है या किसको नहीं देना है, यह राष्ट्रीय नेतृत्व निर्धारित करता है। हमारे यहाँ पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर किस टिकट का वितरण होता है। जब हम कहते हैं ना कि हम किसी अमुक जाति को जो है उसको विशेष सुविधाएं दे रहे हैं तो फिर पूछा जाएगा। जब आप कहेंगे कि ब्राह्मणों को विशेष आकर्षण, विशेष लाभ दे रहे हैं, विशेष सहूलियत है, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा ना। आपने भगवान परशुराम जी का जिक्र आपने खुद ही किया, मैं नहीं लेके आया। आपने ये भी कहा था 108 फीट ऊंची हम प्रतिमाएं लगाएंगे हर जिले में और भगवान परशुराम का जो जन्मस्थल है परशुरामपुरी, वहां से शुरुआत करेंगे। अभी तक शुरुआत हुई नहीं। संजीव त्रिवेदी आते हैं आपके पास दूसरे राउंड में, 1 घंटे का समय, आराम से चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी, जो सवाल मैंने इनसे किया, भगवान परशुराम जी के जन्मस्थल परशुरामपुरी में, वहां से आपकी भी पार्टी ने बहुत लंबे समय से किसी भी ब्राह्मण चेहरे को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, ना ही MLA में और ना ही MP में। MP में तो खैर वो SC के लिए सुरक्षित है, रिजर्व है। देवेंद्र जी, देखिए मैं अभी पवन जी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं स्पेशली बात नहीं कर रहा किसी भी जाति की, और मैं ब्राह्मण को सिर्फ एक नजर से देखता हूँ। मेरा ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और मेरी पार्टी का भी हो सकता है कि ब्राह्मण जो है सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार भारत देश में अपना अलग स्थान रखता, उसे किसी की कोई सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। ब्राह्मण दिशा देने वाले एक समाज की मुख्य धारा है। ब्राह्मण से सीखकर और समाज की कई चीज जो है आगे ले और आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कर लिया, मेरे लिए इसमें बचा नहीं कुछ, कि जो आज ब्राह्मणों की बात करने वाले लोग हैं, कल जब सम्मान की बात आ रही हो तो एक भी कोई ऐसा चेहरा या कोई भी ऐसा सम्मान उन लोगों के पास नहीं था कि वो ब्राह्मण के नाम पर उसको कर सकते थे, क्या उनकी सरकार रही या किसकी रही। आज अगर वो तुलना करना चाहते हैं जो अखिलेश सरकार ने
ब्राह्मणों के लिए स्थान था, और जो आज ब्राह्मणों का स्थान भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी जी की सरकार में, उन दोनों का अंतर यह है कि जिस तरह से हम ब्राह्मण को पूजते हैं, मानते हैं, इसी तरह सपा सरकार में मुस्लिम समाज को अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जाता था और आगे सारी शक्तियों के साथ युद्ध होता। फिर मैं कहता हूं कि हम जाति विशेष धर्म पर बात नहीं कर रहे। मैं ब्राह्मण को खाली संबोधन नहीं करना चाहता। ब्राह्मण के साथ में कई और ऐसी पूजनीय सनातन धर्म संस्कृति के साथ हैं जो ब्राह्मण समाज से मिलते हुए हैं, तो उनका सबका नाम लेते हुए प्रबुद्ध की बात बार बार कर रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन हमने नाम दिया है, उसमें बुद्धिजीवी वर्ग की भी बात है, लेकिन ब्राह्मण बड़ी संख्या में है, इसलिए आज ब्राह्मण पर चर्चा हो रही है। उसमें कई और ऐसे समाज भी जुड़े हुए हैं जो इस तरह की भूमिका निभाते हैं, जैसे ब्राह्मण अग्रिम भूमिका निभाता है। तो सबकी बात करनी चाहिए। फिर मैं आपको दोहराना चाहता हूं कि जब टिकट की बात आएगी, टोटल की बात आएगी, मंत्री पद की बात आएगी, सेंटर में विशेषाधिकार की बात आएगी, किसका कितना मिल रहा है, और जब 100+ मंत्री बनते थे उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। आज 60 लगभग मंत्री कैबिनेट में बनते हैं, उनका कैलकुलेशन कर लीजिए। मुख्य भूमिका किसकी रही है उसका कर लीजिए। और सम्मान की बात बार बार कह रहे हैं, मैं फिर कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण रीढ़ है, रहेगा, और ब्राह्मण हमारे लिए सर्वोपरि है, पूरे देश के लिए सर्वोपरि है, सनातन धर्म संस्कृति के लिए सर्वोपरि है, और हमारा कम से कम काम नहीं चलता बगैर ब्राह्मण। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप ब्राह्मणों को रुझाने की कोशिश नहीं कर रहे। मैंने इसीलिए आपको एकदम नॉन स्टॉप बिना टोका टाकी के बोलने दिया। आप मेरी मत मानिएगा, अपने किसी परिजन को इस वीडियो क्लिप का अपना ये अभी तक का वक्तव्य ये सुनवा लीजिएगा और उससे डिसाइड करवा लीजिएगा कि क्या ये ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश थी या नहीं थी। खैर, आपके पास वापस लौटते हैं। संजीव त्रिवेदी जी, एक और चीज जो आपने बात की भगवान परशुराम को लेके, भगवान परशुराम की जन्मस्थली की बहुत लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि उसको धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जाए। भगवान विष्णु के जिस तरीके से अवतार भगवान राम हैं, वैसे ही अवतार जो छठे अवतार भगवान परशुराम भी हैं। वहां पर उनके पर्यटन स्थल को लेकर बात चल रही थी और बहुत लंबे समय से 20 साल से यह आंदोलन चल रहा था। वहां के लोग, आप जब जिस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो अपनी अर्जी लेकर वहां पर गए, लेकिन अखिलेश जी ने सिर्फ 30 लाख रुपए सैंक्शन करके इस बात की अपने दायित्व की इतृषि कर ली। आप कह रहे थे कि छुट्टी घोषित कर दी। सर, किसी भी भगवान के जन्मदिन पे या उनके अवतरण दिवस पे अगर आप छुट्टी कर देते हैं और वहां पर उनका जो भव्य एक मंदिर बनना चाहिए था उससे वो दूर है, अंधेरे में बैठे हुए हैं, तो ये कैसा सम्मान हुआ सर? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ। भगवान परशुराम जी के जो जन्मस्थान था परशुरामपुरी, उसको सबसे पहले 2013 में माननीय अखिलेश यादव ने उसको धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया। उसको आगे बढ़ाने का काम ऐसा आरंभ किया, लेकिन तब से लेके आज तक हर बार ऐसे लोग बीच बीच में आके इसका विरोध करते रहे। क्यों करते रहे मुझे नहीं मालूम है कि ये विपक्ष के लोग, यानी आज जो सत्ता पक्ष में लोग हैं और जो लोग विपक्ष के लोग हैं, ये क्यों इतना भयभीत रहते थे कि समाजवादी पार्टी जब भी ब्राह्मणों को सम्मान करने का काम करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है, ये लोग भयभीत हो जाते हैं। इनको लगता है कि ब्राह्मण समाज, इनसे जवाब लूंगा मैं, इनसे जवाब लूंगा, लेकिन क्या विपक्ष के षड्यंत्रों पर उसके चंगुल में अखिलेश जी आ गए? इतना विजनरी नेता जो विदेश से पढ़ के आया है, ऑस्ट्रेलिया से वो डिग्री लेकर आए हैं सर, इतना विजनरी नेता, विकास, आप ही लोग कहते हो कि विकास की गंगा बहा दी, वो इन आपके विपक्षियों के चंगुल में आ गए और उन्होंने उसको धार्मिक पर्यटन स्थल जिसकी घोषणा की, उसको मात्र 30 लाख रुपए देकर सर इतनी कर ली। मतलब एक तरीके से झुंझुना थमा दिया। आप मेरी बात समझिए, धार्मिक पर्यटन स्थल को उसको किसने घोषित किया? उस जन्म स्थान को, भगवान परशुराम के जन्म स्थान को सर सिर्फ एक घोषणा हो गई, लेकिन उसके ऊपर उस घोषणा पर एक अमल भी करना होता है सर, कि आपने कह दिया कि हम आपको ये काम करेंगे, लेकिन वो काम किया नहीं सर। नहीं, आरंभ किया, उसके बाद हमारी सरकार नहीं रही 2017 में, दुर्भाग्य से ये सत्ता में आए। इनको करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो जब आप जो वहां आप गए होंगे, वहां स्थिर स्थान जो आप देख रहे हैं,
वो जो भी वहां विकास का काम हुआ है वो समाजवादी सरकार में हुआ है। और आप ये विश्वास रखिए कि 2022 में जब हम सत्ता में वापस आएंगे तो आप भगवान परशुराम के जन्म स्थान का जो स्थान है, ठीक है, जवाब लेते हैं, इसी नोट पर जवाब लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, बड़ा आरोप, उन्होंने कहा कि वहां से जो आंदोलन चल रहा था, अखिलेश जी ने घोषणा कर दी थी कि धार्मिक पर्यटन स्थल उसको घोषित किया जाएगा, लेकिन आपके इस दुष्प्रचार की वजह से वो काम लटक गया। और मैं साफ बताऊं आपको, जिस समय महेश शर्मा जी केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे जिस समय मोदी सरकार में, ये 2014 के आपके फर्स्ट जो मोदी फर्स्ट आपका कार्यकाल था उसमें, तो वो वहां पर गए थे और उन्होंने खुद घोषणा ये बात की थी कि धार्मिक पर्यटन स्थल ये बनेगा, लेकिन वो भी घोषणा ही रह गई। करीब उसके बाद 21 करोड़ रुपए का एक उन्होंने भी घोषणा की थी। और आपके वहां पर एक लोकल विधायक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और वो आपके योगी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने एक क्षेत्र को डेवलप करने के लिए वो उस धार्मिक पर्यटन स्थल की बलि चढ़ा दी। सर, इतना बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूं, आप अपने लोकल नेताओं से वहां से जानकारी मंगा के पूछ लीजिएगा। सर पवन जी, अगर नाम ले लेंगे तो शायद प्रदेश की जनता भी जान जाएगी। नहीं, अगर ये कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा, उसके लिए फिर नहीं, आप ले लीजिए। अरे आप स्वतंत्र एंकर हैं, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं भाई, आप इनके कहने पे थोड़ी हम नाम लेंगे किसी का। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप नाम ले लेंगे, अगर ये इनकार करेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। नहीं, इनके इनकार या इनके स्वीकार से मतलब नहीं है। ठीक है, जवाब लेते हैं इनसे। हाँ देवेंद्र जी, अगर इन्होंने 30 लाख रुपए की सिर्फ घोषणा करके ब्राह्मणों को झुंझुना थमा दिया, जिसकी बात कर रहे हैं, ये हालांकि भगवान को किसी जाति से जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए अगर आप जोड़ रहे हैं उनको, तो सिर्फ 30 लाख रुपए देकर इन्होंने अपने दायित्व को पूरा कर लिया। तो आपने भी, केंद्रीय मंत्री भी जब वहां पर पहुंचे थे, महेश शर्मा जी पर्यटन मंत्री, सर केंद्रीय पर्यटन मंत्री, और मैं खुद अपने आप व्यक्तिगत रूप से वहां पर कवरेज के लिए मौजूद था, उन्होंने मेरे सामने इस बात की घोषणा की थी कि वो यहां पर धार्मिक पर्यटन स्थल इसको बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा पवन जी, आज ये जो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इस पे जो है कोई भी हवा में बात या झूठ नहीं चलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एक चीज ये क्लियर करूंगा कि भगवान परशुराम जो थे वो भगवान थे, वो जाति विशेष व्यक्ति विशेष पर नहीं रुका। परशुराम का अगर आप पूरा चरित्र उठाकर देखेंगे तो रामायण महाभारत से हिस्सा में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन रामायण पूरा क्लियर करती है कि उनका जो वक्तव्य भगवान रामचंद्र जी के साथ हुआ, लक्ष्मण जी के साथ हुआ था, संवाद हुआ था, और सारा चरित्र उनका रामायण में है, वो व्यक्ति विशेष के नहीं है। और भगवान परशुराम जो है वो देश की धरोहर है, देश के वो भगवान हैं, हम सबके भगवान हैं, आप सबके भगवान हैं। उन्हें आप जो है कहीं इस तरह इंगित नहीं कर सकते। मैं तो ये कहूंगा भगवान परशुराम के इस देश में इतने स्थान है कि वो साक्षात भोलेनाथ के अवतार थे। शायद आपको पता है अगर रामायण की कोई चीज निकाल के कि वो इतना जबरदस्त शक्तिवान थे। सर हमें तो फिलहाल ये पता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार थे वो। ये कौन सी कहानी बता रहे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नहीं मालूम कि भगवान परशुराम किसके अवतार थे? मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नहीं मालूम है तो ये आप इसी से जवाब लेते हैं। खैर आज शास्त्रार्थ इस बात पर नहीं है कि कौन किसका अवतार था देवेंद्र जी, लेकिन बात ये हो रही है कि अगर एक आपने बताया कि बहुत सारे मंदिर हैं, जिस तरीके से भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या है, वैसे ही भगवान परशुराम का जन्म स्थान जो है वो परशुरामपुरी है। तो वहां पर अगर आपने उनको ब्राह्मण समाज से जोड़कर देखा, कई लोगों ने जोड़कर देखा, आपकी पार्टी ने भी देखा, तो फिर वहां के लिए कुछ तो करेंगे ना सर, सिर्फ कोरी घोषणाओं से कैसे कुछ होगा? मैं तो इस बात को कहता हूं कि डॉक्टर महेश शर्मा जिस समय मिनिस्टर थे, एक भगवान परशुराम का बहुत बड़ा मंदिर डिस्ट्रिक्ट बागपत, जो मेरा पैतृक पश्चिम का हिस्सा लगता है, जहां पुरा महादेव का मंदिर जी बहुत बड़ा चर्चित मंदिर है और कई लाख करोड़ उस पर सीजन में, उनके अपोजिट ठीक बहुत बड़ा स्थान है भगवान परशुराम का। उसमें बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 70 लाख रुपए एक दिया गया, करोड़ों रुपए एक दिया गया, आज भी निर्माणाधीन है। बहुत बड़ा स्थान बन रहा है, बराबर उसमें वर्क चल रहा है। आप देखिए बहुत ऐसे स्थान है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भगवान परशुराम के लिए भी अलग से जो है फंड बना है वो दिया है। हो सकता है परशुरामपुरी में कुछ कमियां रही हो,
लेकिन मैं उसे फिर भी व्यक्ति विशेष या जाति पर बात नहीं करूंगा। मैं सबसे बड़ी बात और भी ये भी कहूंगा कि अगर भगवान अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो भगवान परशुराम का भी मंदिर है। और हमने सनातन धर्म संस्कृति की मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ब्राह्मण पूजनीय है, रामायण मानता है, भगवान को कोई मानता तो गौ और ब्राह्मण, गौ और प्राण सनातन धर्म संस्कृति, और हम सब सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले हैं और पूजते हैं। तो भगवान राम के भव्य मंदिर में भगवान परशुराम का भी कहीं ना कहीं स्थान है। तो इससे बड़ा और कुछ कर नहीं सकती कोई पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ब्राह्मण पार्टी ने किया है। ब्राह्मण समाज समझदार है, शिक्षित है, शिक्षा देने वाला है, शिक्षा लेने वाला नहीं है। बेकार की कोशिश से समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज को इंगित कर डिबेट कर रही है चैनल पर, मेरे गले नहीं उतर रहा। मैं फिर कहता हूं, प्रबुद्ध लोगों के नाम पर हम ब्राह्मण को पूजनीय मानकर जरूर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जाति विशेष पर बात नहीं कर सकते। सर, इस बात से तो यही क्लियर हो जाता है, आपने जब सुब्रत पाठक को इसका प्रभारी बना दिया है। सर, राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता देवेंद्र जी, आप भी समझ रहे हैं और मैं भी, मेरी पॉलिटिकल बीट है, मैं भी बहुत जमीन से कवर करते हुए चला आ रहा हूं। मुझे भी जानकारी है कि आपने अगर सुब्रत पाठक को सांकेतिक रूप से बनाया है, आपने घोषित किया है कि वो इस अभियान के प्रभारी रहेंगे, तो निशाना ब्राह्मणों पर ही है। खैर, अभी आप थोड़ा सा बैकफुट पे भले ही हो या आप इस बात को सीधे सीधे डायरेक्टली स्वीकार न कर पा रहे हो। आपके पास आते हैं संजीव त्रिवेदी जी, आपने बात कही कि ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ गए इनकी सरकारों में। मैं बहुत सारी घटनाओं का जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको राजधानी की ही 2 घटनाएं बता देता हूं। 15 जनवरी 2016 मड़ियाओं के गायत्री नगर में विवाहिता सुरुचि पांडे की हत्या हो गई। इस केस में क्या हुआ पता करवाइएगा। 27 जनवरी, मतलब 15 के बाद सीधे 27, 1 महीना भी नहीं कटा, वीआईपी रोड के करीब आजाद नगर स्थित फौजी कॉलोनी निवासी बुजुर्ग दंपति कृष्णदत्त पांडे और माधुरी पांडे की घर में हत्या हो गई। अगर इसी तरीके से लेकर आएंगे, क्योंकि यूपी बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है, पूरी डिबेट सर निकल जाएगी सिर्फ केस गिनाते गिनाते। वही सब चीजें हैं जब जिस समय अखिलेश राज था, हर दिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, हर दिन 24 रेप, 21 अटेम्प्ट टू रेप यानी कि रेप के प्रयास, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे और 136 चोरियां, कुल एक दिन में 7650 क्राइम की घटनाएं। ये हाल था यूपी का। ये मैं आपको बात बता रहा हूं जिस समय सत्ता योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई थी। उसके बाद भी हाल कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जो हाल हुआ है वो मैं अभी देवेंद्र प्रमुख से पूछूंगा कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उस समय जो हुआ उसकी जवाबदेही आप पर है। ठीक बात है, आपने पूरी बात, मुझे लगता शायद आप नहीं बता पाए, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं कि 26 जून 2017 रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया, आपके संज्ञान में है। 2 जुलाई 2017 फतेहपुर के खागा डिस्ट्रिक्ट में बालकृष्ण तिवारी को गोली मार के हत्या कर दी गई। 9 अक्टूबर 2018, 12 अक्टूबर 2019, 9 अक्टूबर 2019, 14 अक्टूबर 2019, 26 अक्टूबर 2019, 17 अक्टूबर 2019, 18 अक्टूबर 2019, 19 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। सर बहुत है, मैंने पहले ही कहा कि अगर लिस्ट गिनाने पर आएंगे तो पूरी डिबेट निकल जाएगी। आप मुझे बताइए, और इन सब चीजों पर जवाब लेंगे संजीव त्रिवेदी जी, लेकिन फिलहाल माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ, देखते रहिए राष्ट्र धर्म। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राष्ट्र धर्म में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तर्ज पर अब बीजेपी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन यानी कि ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान बने हुए हैं, बीजेपी से और समाजवादी पार्टी से। तो संजीव त्रिवेदी जी, ब्रेक से पहले आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप पहले तो अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास आएंगे। 2-3 बातें इसमें आपकी बात में और जोड़ना चाह रहा हूँ जी। कि अभी हत्याओं की तो एक बहुत लंबी फेहरिस्त है पूरे उत्तर प्रदेश में। 2017 से लेकर 2021 खत्म होने पे आ रहा है और इसी साथ की सत्ता भी खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण का अपमान और ब्राह्मणों की हत्याएं लगातार हो रही हैं, ये समझ से परे कि आखिरकार एक जाति विशेष की हत्याएं क्यों ज्यादा हो रही हैं, ये कोई नहीं समझ पा रहा होगा, शायद आप भी नहीं समझ पा रहे हो। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि खुशी दुबे का शायद इनको नाम याद होगा, शायद याद हो, इसलिए मैं शायद लगा रहा हूँ, शायद नाम ही याद हो, क्योंकि खुशी दुबे ब्राह्मण परिवार की वो कन्या है जो 3 दिन पहले ब्याह करके आई थी
और मैं दावा कर सकता हूं कि 3 दिन में ब्राह्मण परिवार की कोई भी कन्या अपने घर का कोना नहीं जान पाती है। इन्होंने उसके ऊपर वो अपराध की धाराएं लिखी हैं जिसके कारण आज भी 1.25 साल हो रहा है धीरे धीरे और उसको जमानत नहीं मिली है। जबकि आपको याद होगा कि जिस समय उसको पकड़ा गया था, एसएसपी कानपुर ने उन्हें तुरंत कहा था कि हम इनको तुरंत छोड़ रहे हैं, इनके ऊपर कोई अपराध साबित नहीं हो रहा है। उसके बाद उसके ऊपर कौन सा दबाव आया, किन दबाव के कारण उनको पकड़ा गया और आज आपको मालूम हो कि लड़की, वो कन्या खून की उल्टियां भी कर रही है, बीमार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माथे पे पसीना नहीं आ रहा है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। तीसरी बात एक और मैं इनके लिए कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के क्या पास ब्राह्मणों के नेताओं का अकाल हो गया है? जो मुरली मनोहर जोशी से लेके और आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी तक, ये सारे लोग कहाँ हैं आज की डेट में? सारे क्यों नियपता में चले गए, क्यों हाशिए पे हैं? कि भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने के लिए नए राजनीतिक लोगों को जोड़ना पड़ रहा है। जो पूरे सम्मानित लोग हैं वो कहाँ हैं? इसी से समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को आगे बढ़ाने से डर रही है। ये कौन सा अज्ञात भय है, समझ नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश की जनता भी नहीं समझ पा रही है। ठीक है। और एक बात मैं इसके बाद जोड़ दे रहा हूं कि जिस तरीके से सनातन धर्म की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि शायद सनातन धर्म इनको थोड़ा सा सीखना चाहिए, समझना चाहिए। जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि भगवान परशुराम भगवान भोलेनाथ के अवतार थे, ये एक आम बच्चा, एक आम सनातन बच्चा भी जानता है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे जी। लेकिन शायद इनको इनका ज्ञान या इनका मैं इसके विषय में क्या कहूं कि जो इनको ये नहीं मालूम है भगवान परशुराम किन के अवतार थे। ठीक है, जवाब लेते हैं। भोलेनाथ से जोड़, ठीक है, जवाब लेते हैं। इनको मैं बता दूं ना, भगवान भोलेनाथ के वो शिष्य जरूर थे, अवतार नहीं थे, शिष्य थे। ठीक है, जवाब लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, उन्होंने तमाम आरोप लगाए, साथ ही उन्होंने खुशी दुबे का जिक्र किया कि शायद ही आप उसको जानते हो। अब आप बताइए, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक बात मैं कहता हूं त्रिवेदी जी को कि मैंने अपनी गलती दुरुस्त कर ली और उन्हें बता भी दिया, लेकिन वो सनातन धर्म संस्कृति की बात करते हैं तो शायद अभी और बहुत बड़ी गलतफहमी में हो सकते हैं। गलती कोई भी कर सकता है, नहीं कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। स्तुति करना भगवान के नाम पे गलतियां लेकिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने स्वीकार भगवान राम का भी पता है, ठीक है, आपने स्वीकार, मुझे भगवान हनुमान जी का भी पता है। ठीक है, अगर आप मुझसे रामायण की 10 चौपाई सुनना चाहे तो मैं बता सकता हूँ। खैर आज वो विषय बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा, बिल्कुल आपको नमन विषय नहीं है। नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। जब मन साफ होगा तो भगवान निश्चित मिलेगा। ठीक है, अब विषय पर आते हैं। खुशी दुबे का नाम जानते हैं? आप जो है, मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज को सिखाने से आप टोपी वाले समाज का ध्यान रखें। आपकी सरकार जब चल रही थी तो ब्राह्मणों को जो सम्मान दिया था वो आपके जो है इस तरीके के आजम खां के नेता जो हैं जिनकी भैंस ढूंढने में पूरी सरकार का समय निकल गया। वो किसी मंदिर की बात नहीं कर रहे थे, वो मदरसों की बात करते थे, मस्जिदों की बात करते थे और ब्राह्मण अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए पहले राम, भगवान परशुराम, हनुमान जी महाराज, भगवान शंकर का स्थान चाहता है और देश को इस तरह देखना चाहता है कि सनातन धर्म संस्कृति और इस रंग में, भगवा रंग में ये देश रंगे, ऐसी ब्राह्मण की पहली सोच है। मस्जिद बनाना, तालिबान बनाना ब्राह्मण कहीं सपोर्ट नहीं कर पाएगा। पहले अपनी पार्टी के और अपने मन को साफ संजीव जी से इन पर जवाब ले लेंगे, लेकिन अभी उन्होंने एक बात पूछी, मैं भी जानना चाहता हूं। खुशी दुबे का नाम सुना है क्या? जानते हैं खुशी दुबे को? देखिए, खुशी दुबे का नाम मैंने कोई बारीकी से नहीं सुना, ना मैंने उस पर कोई मुझको उस पर कोई ज्ञान है पूरा। कानपुर में एक बिकरू कांड हुआ था, कर देना चाहता हूँ। कानपुर में एक बिकरू कांड हुआ था, बिकरू कांड का पता है मुझे। हाँ, जिसमें विकास दुबे थे। बिल्कुल, ठीक है, उसी परिवार से संबंधित हैं खुशी दुबे, और उसमें उनकी 3 दिन पहले ही शादी होकर आई थी उस बच्ची की, और बताया जाता है कि उसी जिसमें वो मुठभेड़ हुई थी, वही सब धाराएं जो तमाम दुर्दांत अपराधियों पर लगाई गई, वही सारी धाराएं उस पर लगा दी गई। वो जेल में है, और बीएसपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, उन्होंने उसका केस फ्री में लड़ने की बात कही है।
तो उसी के ऊपर बार बार कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं बीजेपी के राज में, इसीलिए आपके ऊपर ये सारी उंगलियां उठ रही हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं पांडे जी। अच्छा क्वेश्चन है आपका खुशी जी का, और खुशी बेटी है, हम सबकी है, और हम मानते भी हैं इस बात को कि किसी के साथ अगर अन्याय होता है, सरकार कोई भी हो, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम आपने लिया है। मैं सतीश चंद्र मिश्र जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उनका केस के लिए बात की है। और अगर खुशी को न्याय की जरूरत है, खुशी के साथ अन्याय हुआ है और कहीं चूक हुई है, तो वो चूक ठीक होगी निश्चित, चाहे वो अधिकारी रहे हों, चाहे वो किसी भी तरीके की गलती रही हो। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा के साथ आने के साथ वो गलती जो है सुधार हो जाएगा, निश्चित निर्णय होगा, न्याय मिलेगा। और मैं इस पर जो विक्रू कांड पर कोई बात करना यूं नहीं चाहता कि कोई भी ब्राह्मण अच्छा नेता या जिनको पता है सवाल ही नहीं वो इस पर उठाया, चर्चा नहीं करना विक्रू चाहता। कांड पर तो सवाल ही नहीं उठाया। विकास दुबे रावण था, उसने वहां पर जो देवेंद्र मिश्रा थे उनकी हत्या की थी और तमाम ब्राह्मणों की हत्या की थी, और ब्राह्मणों के अलावा अन्य भी कई बेगुनाह लोगों के खून से उसके हाथ रंगे हुए थे, तो उसको लेकर मैंने सवाल भी नहीं उठाया मैंने। लेकिन खुशी दुबे जो 3 दिन पहले ही वहां पर ब्याह कर आई थी, 3 दिन में, जो अभी संजीव त्रिवेदी जी कह रहे थे, सहमत हूं मैं उनसे, 3 दिन में कोई भी बेटी घर के कोने नहीं सारे देख पाती कि कौन से कोने में क्या है, कहां पर हमारा बेडरूम है, कहां पर ड्राइंग रूम है, और कहां पर पूजा घर, कहां पर स्टोर रूम है। ये 3 दिन में सारा कुछ नहीं समझ पाती कोई भी बिटिया। और ऐसे में वही धाराएं आपने लगा दी जो विकास दुबे दुर्दांत अपराधी पर लगाई थी। देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करूंगा पांडे जी, धारा लगाने का जो काम है वो उसमें प्रशासन की एक कड़ी भी है, लेकिन जांच का विषय है। अगर उसमें मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूं, वो धारा गलत लगी है, वहां के प्रशासन ने गलती की है। और सतीश चंद्र जैसे बुद्धिजीवी एडवोकेट जिनकी देश में गिनती है, उसी प्रकरण के बाद आपकी पार्टी पर ये आरोप ज्यादा हो गए, एकदम से आरोपों की बौछार हो गई कि आपकी पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ गए हैं उसी कांड के बाद। खैर, आपके पास वापस आएंगे। संजीव त्रिवेदी जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। संजीव त्रिवेदी जी, आप ब्राह्मणों के लेकर बात कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा सनातन मूल्यों की बात कर रहे थे, और ब्राह्मणों का और सभी सनातन प्रेमियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अवसर आता है, एक पर्व आता है जिसको कुंभ बोलते हैं। इलाहाबाद में जिस समय कुंभ हुआ था, प्रयागराज में, उस समय कुंभ की व्यवस्था आपने किसको दी थी, जानते हैं? बिल्कुल मालूम है, आदरणीय आजम खान जी के पास थी। आदरणीय आजम खान जी का, जिनका सनातन से कोई सरोकार नहीं, ऐसे व्यक्ति जिसको सनातन के मूल्यों की कोई जानकारी नहीं, सनातन में जिसकी प्रैक्टिस नहीं, सनातन में जिसकी आस्था नहीं, आपने ऐसे व्यक्ति को इतने बड़े कुंभ का आयोजन सौंप दिया। क्या सवाल नहीं उठेंगे सर? क्या सवाल नहीं उठेंगे सर? सवाल न सिर्फ नीति पर उठेंगे सर, सवाल तो नियत पर भी उठेंगे। बिल्कुल, आपकी नीति और नियत सब पे उठना चाहिए। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र का जो चेहरा एकदम से चमक गया है, फिर भी मैं पूरी बात का जवाब देता हूं। चमका ही रहता हमारा महाकुंभ का, बल्कि कुंभ आपने गलत कहा, महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो उस समय नगर विकास मंत्री आदरणीय आजम खान जी देवेंद्र जी आते हैं, अपनी अपनी बारी पर अच्छा लगेगा। दर्शक भी तभी सुन पाते हैं जब अपनी अपनी बारी पर बोला जाए, तभी मेहनत सफल होती है। इनकी बात अगर सुन ली जाएगा तो मैं पूरी बात करूंगा। नहीं संजीव जी, आप बोलिए, आपकी बारी। आदरणीय आजम खान जी उस समय नगर विकास मंत्री थे, और वो कुंभ का आयोजन नहीं था बल्कि महाकुंभ का आयोजन था, और इतना भव्य आयोजन। संजीव जी, माफी के साथ रोकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए हमें मजबूरन रुकना पड़ रहा है, और ब्रेक के बाद आपका उत्तर पूरा कराएंगे। बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राजदर में, और आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर। बीजेपी ने 5 सितंबर से ब्राह्मण सम्मेलन की बात कही है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन इसको नाम दिया है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख और समाजवादी पार्टी से संजीव त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। संजीव त्रिवेदी जी, जवाब पूरा करिए आप। जी, आपने जो बात कही थी कि कुंभ का आयोजन, देखिए एक बात समझिए कि जब समाजवादी पार्टी के समय कुंभ का आयोजन हुआ, वो महाकुंभ था जी, और इतना भव्य आयोजन अब तक के कुंभ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सारा हमारा पूरा सनातन धर्मी प्रेमी जितना भी उत्तर प्रदेश का पूरे देश से आया था, वो संतुष्ट होकर उत्तर प्रदेश से गया, और उसको लगा कि इससे बढ़िया कुंभ अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ। वो क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें नीयत अच्छी थी आदरणीय आजम खान जी की, और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान
अखिलेश यादव जी की। देखिए, धर्म के आधार पर किसी पर्व को आप अगर बांटेंगे तो फिर बहुत सूक्ष्म मानसिकता से उसको हम देख रहे हैं। आप पहले उसकी नियत पे आप देखिए। ये आयोजन सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी हुआ है। 2743.6 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया बजट में। और आपने सीएजी की रिपोर्ट देखी इस साल की, कितना बड़ा घोटाला हुआ है कुंभ के मेले में। ये होता है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला आयोजन जो इनके था वो एक अवसर के रूप में आया। और आप बताइए, सीएजी की रिपोर्ट एक बार देख लीजिए आप, फिर कि वर्तमान सरकार में जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें कितने बड़े घोटाले की तरफ गया है। 60 ट्रैक्टर ऐसे खरीदे गए जिनका नंबर तक नहीं दिया गया। किस तरीके से वहां की कोरोना काल में जांचें हुई और उनका पैसा कहां गया। सीएजी की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और एक पैसे की भी चोरी आजम खान जी के नेतृत्व में जब कुंभ का आयोजन हुआ, कुंभ का मेले का आयोजन हुआ, एक पैसे की चोरी नहीं साबित कर पाई भारतीय जनता। बहुत कोशिश की, बहुत आरोप लगाए इन्होंने। सिर्फ नियत का फर्क होता है। आप किसी भी पर्व को, किसी भी उसको धर्म के आधार पर मत बांटिए, उसकी नियत के आधार पर बांटिए। क्योंकि अच्छा आयोजन होगा तो अच्छा आयोजन हमेशा अच्छे लोग कर पाएंगे। अगर नियत आपकी अच्छी होगी तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। आप उसको ये सोचेंगे नहीं ये पर्व इनका था, इन्होंने क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, तो इस तरीके से तो भारत में बहुत सारे पर्व ऐसे होते हैं चलिए, जिनका आयोजन दूसरों के पास। संजीव त्रिवेदी जी, आपकी इस बात पर मैं निश्चित आपको सलाम करता। अगर आपने जो हज हाउस और जो तमाम मुस्लिम रीति रिवाज रहे हैं उसके लिए आपने किसी अपने मनोज पांडे जो आपके यहाँ हैं या इसके अलावा आपके यहाँ अभिषेक मिश्रा हैं या ऐसे किसी को बना दिया होता। विभाग किसका नहीं, बिल्कुल आप जिनके पास विभाग था वही तो देखेंगे ना। उस समय कौन विभाग में मंत्री था, जो मंत्री होगा वही आएगा ना। आदरणीय मनोज पांडे जी कृषि मंत्री थे उस समय, तो कृषि मंत्री को हम हज हाउस का काम तो कैसे दिया जा सकता है, आप खुद समझ पा सकते हैं। नहीं, तो कुंभ के आयोजन का जो है वो नगर विकास मंत्रालय की वजह से आप ये दलील दे रहे हैं। खैर, आपकी दलील से जनता कितना जो है वो संतुष्ट होती है ये तो खैर आपके 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम में पता चल जाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र से पूछिए कि अभी वर्तमान में कुंभ में कितना घोटाला हुआ है। ठीक है देवेंद्र जी, बड़े आरोप लगाए उन्होंने। आपने ऐसे अभी जो अर्धकुंभ हुआ था जिसमें योगी जी ने 500 बसों की केसरिया रंग में रंगी हुई जो फ्लीट दिखाई थी, बताया जा रहा है उसमें से 8 ट्रैक्टरों के तो नंबर भी नहीं थे सर। एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, पांडे जी मुझे कुछ चीज आज हास्यास्पद की लग रही है। बुद्धिजीवी वर्ग को अपने आप को साबित करते हुए जिन्होंने भगवान परशुराम के अवतार पर इतने बड़े बड़े सवाल उठाए, सनातन संस्कृति पर उठाए, और एक तरफ इतना ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम भगवान के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते, और हम आजम खां को देकर भी खुश हैं कि आजम खां जो है वो आदरणीय थे, महान थे, इसलिए पांडे जी को नहीं दिया गया। और दूसरा ये है कि आज जिस तरह से आपने कुंभ की बात की है, इन्होंने कई बार जिक्र किया कि प्रदेश में कुंभ का जिक्र हुआ, पूरे प्रदेश में कुंभ का जिक्र हुआ। मैं ऐसा भव्य कुंभ 5 लाख दिए अयोध्या में चले, कभी जीवन में आपने सोचा ये सपना था? आध्यात्मिक बात करते हो तो आध्यात्मिक रहिए, टिकिए। कोई झगड़ा 4.5 वर्ष में मुस्लिम का सुना हो, हिंदू का सुना हो? 4.5 वर्षों में जो आपने सरकार में, सत्ता में, शासन में देखा है, कहीं सर धर्म पर बात हुई हो? तुम्हारे यहाँ कतलाम मच गए थे 5 वर्ष में। आजम खां की भैंस से लेकर हज हाउस तक हर जगह राजनीति को ऑडियो नहीं जा रहा है, आवाज नहीं जा रही है। पीसीआर टीम से कहूंगा कि उनकी आवाज दुरुस्त की जाए। सारा कुछ जो है आपके माध्यम से चलता रहा, फ्लैश होता रहा। आज मुजफ्फरनगर कांड है, आज कैराना कांड है, आज फलानी जगह के लोगों ने पलायन किया। आपको मैं कहता हूं, आप जो है समाजवादी के नेता हैं, त्रिवेदी जी ब्राह्मण हैं, लेकिन कम से कम ये सोचिए कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ब्राह्मण समाज का यूज मत करिए। क्योंकि मैंने कहा नहीं, मैं प्रबुद्ध कहता रहा, पूजनीय कहता रहा और डिबेट करता रहा। आप बार बार ब्राह्मण का नाम लेकर अपनी जान बचा रहे हैं 1 घंटे से। ब्राह्मण की परिभाषा भी शायद आपको पता नहीं होगी कि ब्राह्मण की भूमिका क्या थी। बिगर ब्राह्मण के भगवान की पूर्ति नहीं हुई। सनातन धर्म संस्कृति की बात करते हो, भगवान राम ने बिगर ब्राह्मण को पूजे, बिगर गौ को पूजे।
कोई काम ही नहीं किया। इतने उन्होंने सनातन धर्म संस्कृति की रचना की थी और साक्षात यहाँ प्रकट हुए थे, वो भी विष्णु भगवान के अवतार थे, साक्षात विष्णु भगवान थे। और आप मुझे सिखा रहे हैं आज परिभाषा बैठकर, आजम खां से आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा भव्य जो है हमारा आयोजन था कुंभ का, वो भी गलतफहमी में है। गाजियाबाद जैसा सिटी जिसमें ऐसी जगह आपने हज हाउस बनाकर लोगों को झटका दिया था कि आप सोच नहीं सकते। वो जमी जो थी धार्मिक स्थल था, हिंदुओं का होता था, वो मंदिरों का था, वो जिसमें हज हाउस तक बनाए आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए। आज आप सनातन धर्म संस्कृति के पुजारी बन रहे हैं और ABCD जानती नहीं है आपकी पार्टी। ठीक है, संजीव त्रिवेदी जी आवाज मिल पा रही है आपको? आई कुछ आवाज मुझे नहीं मिल पाई इनकी, दुर्भाग्य से, शायद कुछ ऑडियो इशू रहा होगा। मैं इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि CAG रिपोर्ट के विषय में इनको कुछ जानकारी है क्या? जो अणुकुंभ हुआ था उसमें कितना पैसा आवंटन किया गया और कितना CAG ने कहा? ये आरोप मेरा नहीं है, CAG का आरोप है। ये सरकारी डॉक्यूमेंट कह रहा है कि उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या के ऊपर तो खैर उन्होंने चुप्पी साधे रहे। नहीं, वो बताना चाहिए। अभी भी मौका है उनके पास, उत्तर प्रदेश की जनता। देवेंद्र प्रमुख जी आवाज मिल पा रही है? आपकी ऑडियो में आज लगातार दिक्कत आ रही है। देवेंद्र प्रमुख जी कैग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट की का हवाला दे रहे हैं, जहां से ये 2G 3G वाले कोल वाले ये जो घोटाले आए थे और जब आपकी मोदी जी की सरकार सत्ता में आई थी, उसी एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट आई है, जानकारी है? देखिए, एजेंसी की रिपोर्ट अच्छी बात है, अगर आई है तो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर रिपोर्ट पर ही चलना है तो 1 घंटे की डिबेट बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी में जितनी रिपोर्ट आई है, अगर उनकी जांच होने लगी तो तख्ता हिल जाएगा। अभी तो जांच यहाँ तक भी चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जांच हो रही है। आपने 1200 में बना के है ना, हवा बना रहे और आप कैग की रिपोर्ट देख लीजिए, CAG रिपोर्ट आने दीजिए, कितनी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं? और वो भी धार्मिक स्थल पर अगर कह रहे हो, घोटाले की बात करते हो, तो ये तो हमारे मन की भी बात है कि आध्यात्मिक सोच रखिए। सवाल उठाने से पहले अपने मन से एक बार पूछ लीजिए। ठीक है संजीव त्रिवेदी जी। पवन जी हेलो। हाँ बोले संजीव जी, आवाज आ रही है आपकी? 3 प्रश्न थे जिनका देवेंद्र जी ने जवाब नहीं दिया। खुशी दुबे के कांड में भी इन्होंने चुप्पी साध ली, कुछ नहीं बताया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या से लगभग 3 महीने पहले मैं किसी चैनल की डिबेट में बैठा था, वहां भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र थे। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर, मैं आपको कहूंगा, मैं आपको ऑडियो भेज दूंगा, उसका वीडियो भेज दूंगा, 1 हफ्ते के अंदर खुशी दुबे छूट के आएगी। मैं आज ही जा रहा हूँ और आज ही इस पे बात करूंगा जाके। और लगभग 3 महीने बीत गए, जहां उस समय थी खुशी दुबे बिटिया, आज भी वहीं पे। लगभग वैसी बात आज इन्होंने कही कि उसको न्याय मिलेगा, उसकी जांच हो रही है। इनको मालूम होना चाहिए कि जांच 3 महीने होती है, किसी भी अपराध के बाद 3 महीने जांच की जाती है। 3 महीने जांच के बाद जो भी जांच के पेपर होते हैं वो माननीय न्यायालय को भेज दिए जाते हैं। वो जांच कब होगी, कौन सी जांच अभी कराना चाह रहे हैं, कोई दूसरी एजेंसी से जांच कर रही है क्या, ये भी इन्होंने नहीं बताया। सिर्फ बताया जांच होगी। ये शब्द जो रटे रटाए हैं कि हर अपराध हुआ जांच होगी, उससे काम नहीं बनेगा। उससे जो ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है वो अपमान दूर नहीं होने वाला है। इस तरीके से कपड़ा बरगलाने का काम ना करें। ठीक है, आपने जैसे कहा कि इन्होंने कहा था कि आपने बताया 1 हफ्ते के अंदर छूट जाएंगी, ऐसे ही आज आपने भी कहा है संजीव त्रिवेदी, और मैंने भी नोट कर लिया है कि अगर 2022 में आपकी सरकार बनती है तो आप भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित कराएंगे। ये मैंने भी नोट कर लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव त्रिवेदी और देवेंद्र प्रमुख, आप दोनों का NB न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है, भले ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये कहा जा रहा हो कि ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश नहीं कर रही वो, और ब्राह्मण ही उनके लिए सर्वोपरि हैं, लेकिन दोनों के बीच विरोधाभास जो है वो भारी रूप से सामने दिख रहा है। और 2022 में ब्राह्मण किसको आशीर्वाद देने जा रहे हैं, ये उसका चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, जिस पर रहेगी NB की नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज के साथ। नमस्कार।